क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 135 से ज्यादा मुल्कों की सालाना कमाई एक अकेले इंसान की दौलत से भी कम है? आंसर जी हाँ, बात हो रही है टेस्ला, स्पेसएक्स और स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क की। दरअसल जब उनकी नेटवर्थ को दुनिया के अलग अलग मुल्कों की जीडीपी से मिलाया गया तो एक हैरान करने वाला नतीजा सामने आया। कतर, कुवैत और ओमान जैसे 135 से भी ज्यादा देशों की सालाना जीडीपी एलन मस्क की कुल दौलत से कम निकली। जरा सोचिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन सारे 135 मुल्कों की पूरे साल की कमाई को एक साथ जोड़ भी दिया जाए तब भी वो रकम इस एक इंसान की दौलत के बराबर नहीं पहुंचती। यही वजह है कि मस्क को अक्सर वन मैन इकोनॉमी कहा जाता है, क्योंकि उनकी नेटवर्थ किसी छोटे मोटे कारोबार की नहीं बल्कि पूरे के पूरे मुल्कों की इकोनॉमी के बराबर या उससे ज्यादा आंकी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ये दौलत उन्हें विरासत में नहीं मिली बल्कि पेपाल से शुरुआत करके टेस्ला को इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का बादशाह बनाकर और स्पेसएक्स के जरिए रॉकेट साइंस में क्रांति लाकर उन्होंने यह मुकाम हासिल किया। एक वक्त पर उनकी और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ $1-2 बिलियन का ही फासला रह गया था, जिसकी वजह से दुनिया के सबसे अमीर इंसान की कुर्सी के लिए दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। कुल मिलाकर ये आंकड़ा हमें बताता है कि आज के दौर में एक इंसान की दौलत कई मुल्कों की सरकारी खजाने से भी भारी हो सकती है। जरा सोचिए, अगर एक आम इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसे एलन मस्क जितना अमीर बनने में कितना वक्त लगेगा? आंसर जवाब जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि यकीन मानिए इसमें पूरे 30 लाख साल लग जाएंगे। असल में यह हिसाब सिर्फ एक मिसाल है जो यह समझाने के लिए दिया जाता है कि एलन मस्क जैसी शख्सियत की दौलत आम इंसान की सोच से कितनी परे है। अगर कोई शख्स हर महीने 3.5 लाख रुपए बचाकर भी कमाता रहे तो भी सिर्फ पैसों के इस पहाड़ को इकट्ठा करने में उसे लाखों नहीं बल्कि लाखों साल लग जाएंगे। यानी ये हमारी इंसानी जिंदगी की कल्पना से भी बाहर की बात है। दिलचस्प बात यह है कि इतनी बड़ी रकम सिर्फ नौकरी या सैलरी से नहीं बनती, बल्कि यह दौलत ज्यादातर कंपनियों के शेयर्स और स्टॉक मार्केट में उनकी हिस्सेदारी की वैल्यू बढ़ने से आती है। यही वजह है कि जैसे ही टेस्ला या स्पेसएक्स के शेयर की कीमत ऊपर जाती है, मस्क की नेटवर्थ भी रातों रात अरबों डॉलर बढ़ या घट जाती है। गौर करने वाली बात यह भी है कि यही वो वजह है जिसने उन्हें कई महीनों तक लगातार दुनिया के सबसे अमीर इंसान की लिस्ट में पहले नंबर पर बनाए रखा। तो अगली बार जब आप अरबपति शब्द सुने तो याद रखिएगा कि ये रकम इतनी बड़ी होती है कि इंसान की पूरी जिंदगी तो क्या, हजारों पीढ़ियां भी मिलकर इसे कमा नहीं सकती। क्या आप जानते हैं कि जॉन एफ कैनेडी की जान एक भयानक हादसे में बाल बाल कैसे बची थी और उसी हादसे ने उन्हें अमेरिका का हीरो कैसे बना दिया? आंसर जनाब, ये बात है साल 1943 की, जब दूसरा विश्व युद्ध पूरे शबाब पर था। जॉन एफ कैनेडी उस वक्त अमेरिकी नेवी में थे और साउथ पैसिफिक में एक छोटी सी पेट्रोल बोट PT-109 के कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर तैनात थे। 2 अगस्त 1983 की रात को अचानक एक जापानी डिस्ट्रॉयर अंधेरे में तेज रफ्तार से आया और सीधे उनकी बोट से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोट के 2 टुकड़े हो गए और देखते ही देखते समंदर में डूबने लगी। इस हादसे में 2 क्रू मेंबर्स की मौके पर ही मौत हो गई और बाकी बचे लोग बुरी तरह घायल होकर समंदर के बीचों बीच फंस गए। अब सोचिए, ऐसी हालत में ज्यादातर लोग हिम्मत हार जाते, लेकिन कैनेडी ने वही किया जो एक असली लीडर करता है। खुद बुरी तरह चोटिल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और घंटों तक तैरकर अपने जख्मी साथियों को एक नजदीकी छोटे से टापू तक पहुंचाया। कहा जाता है कि उन्होंने एक घायल साथी की लाइफ जैकेट की पट्टी अपने दांतों में दबाकर उसे खींचते हुए मीलों तक तैरकर पार किया। इस बहादुरी की वजह से आगे चलकर उन्हें नेवी एंड मरीन कोर मेडल और पर्पल हार्ट जैसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। और यही घटना थी जिसने अमेरिकी जनता के सामने कैनेडी की एक ऐसी छवि बनाई जो एक बहादुर, जिम्मेदार और अपने लोगों के लिए जान लड़ा देने वाले लीडर की थी। दिलचस्प बात यह है कि यही इमेज आगे चलकर उनके पॉलिटिकल करियर की सबसे बड़ी ताकत बनी। क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी पर हुई एक बहस ने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा ही पलट दिया था? आंसर असल में 1960 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शुरुआत में रिपब्लिकन कैंडिडेट रिचर्ड निक्सन जनता के बीच काफी आगे माने जा रहे थे और पोल्स भी उन्हीं के पक्ष में थे, लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जो अमेरिकी राजनीति के इतिहास में गेम चेंजर साबित हुआ। टेलीविजन पर पहली बार प्रेसिडेंशियल डिबेट्स लाइव दिखाई गईं। जॉन एफ कैनेडी और रिचर्ड निक्सन आमने सामने बहस के लिए टीवी स्क्रीन पर आए और यहीं से पूरा खेल बदल गया। जिन लोगों ने ये बहस रेडियो पर सुनी उन्हें निक्सन ज्यादा मजबूत लगे, लेकिन जिन्होंने टीवी पर देखा उन सबकी राय बिल्कुल अलग थी। कैनेडी आत्मविश्वास से भरे, जवान और आकर्षक नजर आए, जबकि निक्सन थके हुए और कमजोर दिख रहे थे। यानी सिर्फ शब्दों की नहीं बल्कि तस्वीर की भी अपनी एक ताकत होती है और यही बात इस डिबेट ने साबित कर दी। मशहूर पोलस्टर एल्मो रोपर के मुताबिक इन टीवी डिबेट्स की वजह से कैनेडी को करीब 20 लाख एक्स्ट्रा वोट्स मिले और यकीन मानिए में वोटों की गिनती हुई तो कैनेडी सिर्फ करीब 1 लाख वोटों के मामूली अंतर से जीते थे। यानी अगर टीवी पर वो डिबेट न होती तो शायद अमेरिका को अपना सबसे यंग प्रेसिडेंट कभी न मिलता। सोचने वाली बात है, कभी कभी इतिहास का रुख एक स्क्रीन के सामने बैठकर भी तय हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि एक कार असल में स्पेस में भेज दी गई थी और वो भी किसी म्यूजियम या शोरूम में नहीं बल्कि हमेशा के लिए ब्रह्मांड में? आंसर जी हाँ दोस्तों, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं बल्कि हकीकत है।
बात है। एलन मस्क के पास एक टेस्ला रोडस्टर थी जो इस मॉडल की सबसे पहली बनी हुई गाड़ी थी। यही वजह थी कि ये गाड़ी उनके लिए बेहद खास थी और उन्होंने इसे सालों तक अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल भी किया। लेकिन असली दिलचस्प बात तो अभी बाकी है। 6 फरवरी 2018 को स्पेसएक्स ने अपना फाल्कन हेवी रॉकेट लॉन्च किया और इसी मिशन के जरिए मस्क ने अपनी इसी टेस्ला रोडस्टर को स्पेस में भेजने का फैसला किया। मजे की बात यह है कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट खाली नहीं थी, बल्कि उसमें एक स्पेस सूट पहनाई हुई डमी बिठाई गई थी जिसे स्टारमैन नाम दिया गया। सोचिए जरा, एक गाड़ी जो कभी सड़कों पर दौड़ती थी अब वो हमेशा के लिए सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और शायद आने वाले लाखों सालों तक अंतरिक्ष में यूं ही तैरती रहेगी। ये सिर्फ एक मार्केटिंग स्टंट नहीं था, बल्कि यह दिखाने का तरीका था कि स्पेसएक्स के रॉकेट कितना भारी पेलोड ले जाने की ताकत रखते हैं। असल में इस एक कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान स्पेसएक्स की तरफ खींच लिया और यह घटना आज भी स्पेस हिस्ट्री के सबसे यादगार पलों में गिनी जाती है। यकीन मानिए, एक गाड़ी का स्पेस में हमेशा के लिए खो जाना ये अपने आप में एक अनोखी और बेमिसाल कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्मों में दिखाई गई एक कार को असल जिंदगी में सच करने की कोशिश की गई हो? आंसर जी हाँ, और इसके पीछे की कहानी वाकई दिलचस्प है। 1974 मॉडल की लोटस एस्प्री नाम की एक गाड़ी जेम्स बॉन्ड की मशहूर फिल्म द स्पाई हू लव्ड मी की सिर्फ एक बटन दबाने पर यह पूरी तरह पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी में बदल जाती थी। बचपन में यह गाड़ी देखकर एलन मस्क बेहद प्रभावित हुए थे और ये उनके दिल में हमेशा के लिए बस गई। सालों बाद 2013 में जब यही गाड़ी नीलामी में आई तो मस्क ने बिना देर किए इसे $1 मिलियन यानी करीब 7.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब उन्हें पता चला कि यह गाड़ी असल में कभी पानी के अंदर पनडुब्बी में तब्दील नहीं होती, बल्कि ये सिर्फ फिल्मी ट्रिक थी, तो उन्हें काफी निराशा हुई। बस यहीं से मस्क के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उन्होंने ठान लिया कि वह टेस्ला की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसी गाड़ी को असल में ट्रांसफॉर्म होने लायक बनाएंगे, यानी जो चीज सिर्फ पर्दे पर मुमकिन थी उसे हकीकत में बदलने की कोशिश करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि एक बचपन का शौक कैसे बरसों बाद एक बड़े सपने और इनोवेशन की वजह बन गया। यही जुनून शायद मस्क को बाकी लोगों से अलग बनाता है। क्या आप जानते हैं दुनिया सिर्फ एक इंसान की वजह से परमाणु युद्ध से बाल बाल बची थी? आंसर जनाब, अक्टूबर 1965 की बात है जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस अपने चरम पर थी। अमेरिका ने क्यूबा के चारों तरफ नेवल ब्लॉकेड लगा रखा था ताकि सोवियत यूनियन वहां और मिसाइलें ना पहुंचा सके। इसी दौरान सोवियत की एक पनडुब्बी B-59 क्यूबा की तरफ बढ़ रही थी। अमेरिकी युद्धपोतों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पनडुब्बी के अंदर एक न्यूक्लियर टॉर्पीडो मौजूद है। शक होने पर अमेरिकी नौसेना ने पनडुब्बी को सतह पर लाने के लिए उस पर डेप्थ चार्जेस गिराने शुरू कर दिए। अब जरा सोचिए, यह पनडुब्बी कई दिनों से समंदर के अंदर फंसी थी। अंदर का तापमान असहनीय हो चुका था, ऑक्सीजन कम पड़ रही थी, बैटरियां लगभग खत्म हो चुकी थीं और सबसे बड़ी बात, मॉस्को से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। ऐसे भयानक हालात में पनडुब्बी के कैप्टन वैलेंटीन सेवित्स्की को लगा कि शायद तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और उन्होंने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का फैसला ले लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोवियत नियम के मुताबिक इस तरह का हमला तभी हो सकता था जब जहाज पर मौजूद तीनों सीनियर अफसर सहमत हों। 2 अफसर तैयार थे, मगर तीसरे अफसर वैसिली आर्किपोव ने साफ इनकार कर दिया। बस उनकी इसी एक ना ने पूरी दुनिया को न्यूक्लियर वॉर की तबाही से बचा लिया। यकीन मानिए, अगर उस दिन आर्किपोव ने भी हामी भर दी होती तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली हत्या जो लाइव टीवी पर पूरी दुनिया ने देखी वो कौन सी थी? आंसर जनाब, ये बात सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है। जॉन एफ कैनेडी की हत्या के सिर्फ 2 दिन बाद यानी 24 नवंबर को सुबह करीब 11:15 बजे डलिस पुलिस हेडक्वार्टर के बेसमेंट में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। ली हार्वी ऑसवर्ड, जिस पर कैनेडी की हत्या का शक था, उसे पुलिस एक कार की तरफ ले जा रही थी। चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स और मीडिया कैमरे मौजूद थे। तभी अचानक भीड़ में से जैक रूबी नाम का एक शख्स निकला और उसने ऑसवर्ड पर सीधे गोली चला दी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूरा घटनाक्रम लाइव टेलीविजन पर प्रसारित हो रहा था, यानी लाखों अमेरिकी लोग अपने घरों में बैठे बैठे ये हत्या अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे। इस घटना को इतना असाधारण माना गया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे फर्स्ट नोन ह्यूमन किलिंग सीन लाइव ऑन टीवी, यानी टीवी पर लाइव दिखाई गई पहली इंसानी हत्या करार दिया। ऑसवर्ड को उसी अस्पताल ले जाया गया जहां कुछ दिन पहले खुद कैनेडी को ले जाया गया था, लेकिन उसे भी बचाया नहीं जा सका। जब पुलिस ने जैक रूबी से वजह पूछी तो उसने कहा कि वो कैनेडी की मौत से बहुत गुस्से में था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी को भी उसकी इस सफाई पर भरोसा नहीं हुआ और आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि रूबी सिर्फ एक मोहरा था ताकि असली सच्चाई कभी सामने ना आ सके। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसने अमेरिका की अपनी खुफिया एजेंसी CIA को कैनेडी हत्याकांड की साजिश के शक के घेरे में ला खड़ा किया? आंसर देखिए, शुरुआत में तो वॉरेन कमीशन ने अपनी जांच में सिर्फ ली हार्वी ऑसवर्ड को अकेला जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन जनता को ये बात हजम नहीं हुई और करीब 65% अमेरिकी मानते थे कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। इसी
दबाव में अमेरिकी कांग्रेस ने JFK रिकॉर्ड्स एक्ट पास किया, जिसके तहत हत्या से जुड़े तमाम गुप्त दस्तावेज धीरे धीरे सार्वजनिक किए जाने लगे और यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। इन दस्तावेजों से पता चला कि हत्या से पहले जब ऑसवर्ड ने क्यूबा और सोवियत दूतावास जाकर वहां KGB के एक अफसर से मुलाकात की थी, तो CIA को इसकी पूरी जानकारी पहले से ही थी। हैरानी की बात यह है कि CIA ने ये अहम जानकारी वॉरेन कमीशन से जानबूझकर छुपा ली। इससे शक और गहरा हो गया कि आखिर सब कुछ जानते हुए भी एजेंसी ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया। कहा जाता है कि इसकी जड़ें बे ऑफ पिग्स इन्वेजन से जुड़ी थीं, जब कैनेडी ने CIA को एयरफोर्स सपोर्ट देने से मना कर दिया था, जिससे एजेंसी के अंदर उनके प्रति नाराजगी पनप गई थी। मार्च 2025 में तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 1100 से ज्यादा गुप्त फाइलें सार्वजनिक की, जिनसे और भी नए सुराग सामने आए। यानी 6 दशक बीत जाने के बावजूद कैनेडी हत्याकांड का पूरा सच आज भी पूरी तरह पर्दे में ही छिपा हुआ है।